लम्से जाना किस्त नंबर 20। अस्कलम लाइबा खान। तो मेरे प्यारे रीडर्स, एपिसोड नंबर 20 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आएगी। पहले तो ये करें कि आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब तो करें ना, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करवा दें। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करती हूँ। आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आपको पता है ईद का टाइम है, थोड़ा सा बिजी टाइम चल रहा है, तो जो है वो एडिटिंग करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही। मतलब ये कि टाइम नहीं मिल रहा है, परेशानी क्या है, टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये कि कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए डेली एपिसोड अपलोड करूँ। आप लोगों के इतने इसरार पे मुझे जो है ना वो मैं आज मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था करने का, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ से ही लेकर आ रही हूँ। स्टोरी फॉर्म में नहीं मैं बना पाई इसको। तो करते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। मौसला भी प्यारी प्यारी सी तैयार तैयार सी घूमती सरम खानजादा का दिल धड़काने के लिए आज भी अपनी मासूमियत के साथ हाजिर थी। आज सवात में सर्दी की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि सुबह में ही गरज चमक के साथ बर्फबारी हुई थी और इसी वजह से अब सवात का मौसम काफ़ी सर्द और ठंडा हो गया था। मौजिला को कई बार औरजिला और जरिश टोक चुकी थी कि तुम्हारा ड्रेस काफ़ी नहीं है इस सर्दी से तुम्हें बचाने के लिए, तुम स्वेटर या फिर शाल अपने गिर्द लपेट लो। लेकिन मौजला की एक ही जिद थी कि उसे सर्दी नहीं लग रही और वह नहीं ओढ़ेगी शॉल और ना ही स्वेटर पहनेगी। इसका मानना था कि अगर वो स्वेटर पहनेगी या फिर शाल ओढ़ेगी तो इसकी वजह से इसका ड्रेस छुप जाएगा और इसका फैशन ख़राब हो जाएगा। अजीब ही मंतक थी मौजला की। सर्दी से थर थर काँपते हुए भी वो अपने फैशन को ख़राब नहीं करना चाह रही थी। नहायत ही सेल्फ पेशेंस लड़की थी। जरम खानज़ादा कब से ही सिर्फ और सिर्फ मौजला को ही सारे फंक्शन में नोट कर रहा था। वो भी जब मर्दों के साइड से औरतों की तरफ किसी भी काम की वजह से जाता तो इसकी नज़र मौजला की तरफ उठती, और 3 बार वो काम की वजह से औरतों की तरफ आ चुका था और तीनों ही बार उसे मौजला सर्दी से कांपते हुए लगी थी। जरम को इसकी फिक्र भी हो रही थी और हैरत ज़दा भी था कि शॉल या स्वेटर क्यों नहीं पहन रही। ये मौजला स्वेटर या फिर शॉल क्यों नहीं ओढ़ रही जो सर्दी से कांप रही है। जरम को इसकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र हुई, तो इसने अगले ही पल जल्दी से जरीश को कॉल मिलाते हुए कहा था, ओहो भाई, आपको कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं हो रही मौजला की? वैसे आपको बताती चलूँ कि आपकी जो मोहतरमा है वो सिर्फ इसीलिए स्वेटर या शॉल नहीं ओढ़ रही क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहती कि इनका ड्रेस छुप जाए और इसका फैशन ख़राब हो जाए, इसीलिए वो सर्दी से कांप रही है। लेकिन इसने स्वेटर या फिर शॉल ओढ़ने से मना कर दिया है। अब आखिरी रास्ता और हल यही बचता है कि आप खुद आएँ और उसे अपनी ही शॉल उड़ा दें। लेकिन मेरे पास अभी इधर शॉल नहीं है, मुझे हवेली के अंदर जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मेरे कमरे से शॉल लाकर तुम ही उसे उड़ा दो। सरम खानज़ादा ने किसी भी तरह से बस मौजला को शॉल उड़ानी थी, चाहे फिर वो खुद हो या फिर अपनी बहन के हाथ से। उसे बस था कि वो सर्दी से बच जाए। नहीं भाई, सॉरी, ये काम सर अंजाम नहीं दे सकती, आप खुद ही देख लें। इनको जरिश खानजादी ने साफ साफ जवाब दिया और साथ ही अपने फ़ोन को बंद करके मोरे को थमा दिया था कि वो पकड़ ले, क्योंकि जरिश खानजादी का हर फंक्शन में यही हाल होता था कि वो क्लच या मोबाइल फ़ोन कुछ भी हाथ में लेकर जाती तो लेकर इसकी मोरे ही को आना होता था। जरम खानजादा अब बेचैनी की इंतहा को पहुंच गया था। उसे किसी भी तौर सुकून महसूस ही नहीं हो रहा था। सरम खानजादा अब बेचैनी की इंतहा को पहुंच गया था। उसे किसी भी तौर सुकून महसूस नहीं हो रहा था। वो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। तकरीबन 2 घंटे गुजरने को आए थे कि उसे काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। कभी एक वेटर से कहकर किसी टेबल पर खाना पहुंचाना होता था, कभी आलमजेब खानजादा उसे आवाज़ लगाकर किसी काम के हवाले कर देता, कभी दादा तो कभी औरंगजेब खानजादा। पूरी तरह से वो भाग दौड़ में लगा हुआ था। लेकिन किसी भी वक्त एक सेकंड के लिए भी इसके दिल से मौजला का ख्याल नहीं गया था। इसके चेहरे पर बेचैनी को वाज़ह महसूस किया जा सकता था। लाला, क्या हुआ है? आपके चेहरे पर इतनी बेचैनी क्यों है? आरिश खानजादा ने इसके पास आते हुए कहा था। वो भी जरम के साथ साथ ही काम करवा रहा था, लेकिन शादी वाला घर था, काम तो सबने ही करना था, इसीलिए सभी अपने हिस्से का काम करने में मसरूफ़ थे। कुछ नहीं, बस तुम 2 मिनट के लिए यहाँ सब कुछ संभाल लो, मैं जल्दी ही आता हूँ, मुझे हवेली में कुछ काम है। सिरम खानजादा ने सब कुछ आरिश के हवाले करते हुए जल्दी से हवेली के अंदर भागते हुए गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से कोई उसे रोक कर किसी और काम के हवाले कर दे। लॉन में एक तरफ नज़र दौड़ाने के बाद उसे मौजला कहीं भी नज़र नहीं आई, तो उसका दिल बेचैन हो गया था कि कहीं इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। तो जल्दी से हवेली के अंदर जाते हुए वो तेज़ी से ऊपर वाले पोर्शन में जा रहा था, क्योंकि सब यंग जनरेशन के कमरे ऊपर वाले पोर्शन में ही बने हुए थे
अभी वो तेजी से ऊपर जाता कि उसे दबी दबी सिसकियों की आवाज़ किचन की तरफ से सुनाई दी। वो बेचैन हुआ था क्योंकि मौजला की आवाज़ तो वो सेकंड से पहले ही पहचान लेता था। तेजी से वो किचन की तरफ भागता और किचन के अंदर आकर उसने सामने मौजला को देखा तो इसका दिल दहल गया। इसकी उंगली से किस कदर खून बह रहा था। सरम खान ज़्यादा आवाज़ पागता होकर इसकी तरफ बढ़ा और जल्दी से इसका हाथ पकड़कर सिंक के अंदर पानी के नीचे पकड़ लिया था। क्या कर रही थी तुम किचन में? इतने लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो कि तुम्हारी उंगली से इतना खून बह रहा है? क्या इतनी छोटी बच्ची हो कि तुम्हें अपनी ज़रा सी भी परवाह नहीं है? बताओ मुझे, किस तरह से ये चोट लगी? सरम खानज़ादा ने उसे सकते में तड़पते हुए देखा तो बेबसी से बालों में हाथ फेरती दहाड़ते हुए से जवाब तलब करना चाहा था। उसे नहीं पता था कि मौजला इसके दहाड़ने की वजह से डर जाएगी। वो मैं तो बस हौसला कांपते हुए लहजे में अपनी बात जरम के आगे रखना चाह रही थी, लेकिन इससे बात ही मुकम्मल नहीं हो पाई और वो फूट फूट कर जरम के हाथों से अपना चेहरा छुड़ाते अपने चेहरे पर रखती रोना शुरू हो चुकी थी। जरम खान ज़्यादा बुखलाते हुए इसकी तरफ बढ़ा और बगैर कुछ सोचे समझे उसे अपनी गोद में उठाकर उसे शेल्फ पर बिठाते इसके आंसू से तर चेहरा अपने हाथों से साफ किया था। रो मत मेरा बच्चा, अभी ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है क्या? मुझे बताओ। सलीम खानज़ादा ने इसकी फिक्र में तड़पते उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए इसकी उंगली को देखा जो काफ़ी गहराई में कट चुकी थी, लेकिन वो किसी चीज़ से कटी थी इसका अंदाज़ा सरम को नहीं था। माजदा बस मुसलसल बस रोई ही जा रही थी, वो बात ही नहीं कर रही थी, कुछ तो खौफ की वजह से और कुछ दर्द की वजह से। जरम खानज़ादा से वो दूसरी बार ही अकेले में बात कर रही थी। इससे पहले जरम से इसने कभी भी बात नहीं की थी, ना ही अकेले में और ना ही सबके बीच। और अभी जिस तरह से उस पर धाड़ा था, इसकी वजह से तो माजला के दिल में मज़ीद खौफ बढ़ गया था। किचन में तो कुछ भी इसके हाथ पर लगाने के लायक नहीं था, इसलिए जरम खानज़ादा ने इसकी फिक्र में तड़पते हुए उसे अपनी गोद में उठाया, सीधा किचन से बाहर निकालते उसे अपने कमरे की तरफ लेकर भागा था। छोड़े, उतारे मुझे। आप कहाँ पर हैं? माजला इस वक्त शदीद डरी हुई थी। इस तरह से जरम ने उसे उठाया और उसे जिस तरह से लेकर भाग रहा था, माजला को लगा कि शायद वो उसे कहीं लेकर जा रहा है या फिर हवेली के बाहर ही फेंक देगा। चुप हो जाओ मेरी जान, कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बस आपके हाथ पर दवाई लगाऊंगा और इसके बाद आपको यहाँ से जाने दूंगा, इसलिए चुप हो जाओ। सलीम खानज़ादा ने उसे अपने कमरे में लाकर सोफे पर बिठाया और ख़ुद उससे फासले पर जाकर खड़ा हो गया था, क्योंकि मोहज़ला के चेहरे पर डर उसको साफ महसूस किया जा सकता था। मोहज़ला तो बस अपने रोने में ही मसरूफ़ थी। इसके मेरा बच्चा, मेरी जान जैसे अल्फाज बोलने पर इसकी तवज्जो सिरे से गई ही नहीं। सलीम खानज़ादा ने गहरी सांस भरी थी और अलमारी में से मेडिकल बॉक्स को निकालते हुए वो माजला के करीब गया और ज़मीन पर बैठते हुए उसे अपना हाथ आगे करने के लिए कहा। उसे बिल्कुल भी छुआ नहीं था और उसके ना छूने पर माजला भी थोड़ी सी पुरसुकून नज़र आ रही थी, इसलिए अपना हाथ आगे किया और उसे आराम से बैंडेज करने दिया था। दर्द तो नहीं हो रहा? बैंडेज करने के बाद मेडिकल बॉक्स को बंद करने के साथ साथ सलीम खानज़ादा ने इससे पूछा तो माजला ने नाम सिर हिलाया था और कहा कि बस बस जलन हो रही है, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। अगर दर्द हुआ तो मेरे पास आ जाना, मैं दवाई दे दूंगा, ठीक है? सलीम खानज़ादा ने नरमी से माजला से बात की थी तो माजला भी इसके साथ पुरसुकून सी हो गई थी। माजला को आज भी बस डरना ही आता था किसी से भी पहली बार बात करने पर, इसलिए पहली बार में ही जब सलीम खानज़ादा इस पर धाड़ा था तो माजला की जान निकलने के दर पर थी डर की वजह से, लेकिन अब वो इससे नरमी से बात कर रहा था तो माजला थोड़ी थोड़ी सी पुरसुकून सी हो गई थी। अलमारी में मेडिकल बॉक्स रखने के बाद सलीम खानज़ादा वॉशरूम की तरफ गया और हाथ धोने के साथ साथ ड्रेसिंग टेबल से अपनी शॉल भी ले आया था। इससे पहले कि मोहज़ला उठकर बाहर जाती, उसे रोकते हुए सलीम खानज़ादा ने अपने चेहरे पर ज़रा सी सख्ती सजाए उसे सजाते हुए उसे सख्त ताकीद की थी कि अब वो बाहर लॉन में उसे इस शॉल के बगैर ना देखे, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी, न जाने क्यों, लेकिन सलीम खानज़ादा की शॉल से उठती इसकी परफ्यूम की महक जब मोहज़ला के नथनों से टकराई तो इसका दिल धड़क उठा था। जल्दी से आंखों को नीचे करते हुए वो 200 की स्पीड से सलीम खानज़ादा के कमरे से भागी थी, शॉल को अपने साथ लेकर। सलीम खानज़ादा मुस्कुरा कर रह गया था। कल सुबह ही वो उर्ज़ला से बात करने का इरादा रखता था, क्योंकि इतना तो सलीम खानज़ादा जान गया था कि जब तक उर्ज़ला की मर्ज़ी नहीं होगी तब तक तो मोहज़ला इसकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती और ये बस आखिरी बार ये बात करना था। अगर अब भी उर्ज़ला ने उसे इस रिश्ते से इनकार किया तो इसके बाद तो सलीम खानज़ादा क्या ही करने वाला था, ये सिर्फ वही जानता था। एक बार सीधी तरह से इसने बात करके देख ली थी और इज्जत के साथ रिश्ता भी मांगा था, लेकिन हौसला ने मना कर दिया था। अब इस बार भी ऐसा ही हुआ तो वो जो करने का सोचे हुए था वही करने का इरादा किए हुए था। तुम ठीक हो? और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? हौसला ने हौसला को डांटते हुए कहा, जो उसके कमरे में बेड पर बिल्कुल चुपचाप बैठी इसकी डांट सुन रही थी। अब बोलो भी, चुप क्यों बैठी हो? अभी ही फंक्शन खत्म हुआ था
और ओरजला जब अपने कमरे में आई तो मोहल्ला को अपने कमरे में ही बैठे देखकर इसके पास गई और उसकी उंगली पर लगी चोट को देखकर वह उसकी फिक्र में इसी को डांट रही थी। वो मैं किचन में पानी पीने गई थी, मुझे नहीं पता था गिलास का कोना पहले से ही टूटा हुआ था। मैं जब ग्लास हाथ में उठाने वाली थी तो मेरी उंगली पर लग गया और कट लग गया था, तो इसी से खून बह रहा था। मौदा ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए अपनी बहन को किचन में हुई बात बताई थी। अच्छा, तो फिर ये बैंडेज किसने की? मौदा ने इसके पास बैठते हुए इसके आंसू साफ किए और साथ ही इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए इसकी उंगली को देखा जिस पर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बैंडेज की गई थी। वो मोहल्ला ने घबराते हुए अपनी बहन की तरफ देखा था। उसे लगा जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो और उसने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे घबराते देखकर उसे अपने सीने से लगाया था और उसे रिलैक्स करने की खातिर इसी कमर को रब किया था। अच्छा अच्छा, डर क्यों रही हो ना बताओ, लेकिन डरो तो नहीं? उसे मुसलसल कांपते देखकर उजला ने परेशानी से इसकी तरफ देखते हुए कहा था। ऐसी भी क्या बात हो गई थी? इसने तो सिर्फ बैंडेज का ही पूछा था, लेकिन वो इतना घबरा क्यों रही थी? फौजलस के सीने से लगे इस सीन को याद कर रही थी जब ज़रब खानज़ादा ने उसे अपनी गोद में उठाकर शेल्फ पर बिठाया और इस लम्हे को याद करके इसके गाल बुरी तरह से सेब की तरह सुर्ख हो गए थे। उसे लगा शायद अगर वो औरजुला को बताएगी तो कहीं वो उसे गलत ही ना समझे, लेकिन अगले ही पल इसके दिमाग में इस बात फिर से आई कि वो उसे गलत क्यों समझेगी, वो तो उसकी बहन और इसने तो कुछ भी नहीं किया। वो ज़रम लाला ने बैंडेज किया था। मोहल्ला ने घबराते अपने सुर्ख से गालों पर हाथ रखते उर्जला को जवाब दिया। अच्छा, तो इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? हाथ हटाओ अपने गाल से। शर्मा क्यों रही हो और तुम्हारी ये गाल इतने रेड क्यों हो रही? उर्जला को हैरत हुई कि सिर्फ बैंडेज करने में या फिर बताने में वो इतना शर्मा क्यों रही है। वो आप भी वो बहुत अच्छे हैं, आपको पता है बैंडेज करते हुए उन्होंने मुझे टच भी नहीं किया था और आपने कहा था ना कि मोहल्ला हमेशा बैड टच और गुड टच को समझती है, तो मैंने समझा उन्होंने बिल्कुल भी मुझे बैड टच नहीं किया था और बैंडेज करते वक्त तो उन्होंने मुझे टच ही नहीं किया था। ना जाने मोहल्ला को क्या हुआ था कि इसने औरजला के सामने जुर्म की अच्छाइयाँ बयान कर दी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि एक शहजादा आएगा आपकी ज़िंदगी में और वो आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करेगा, तो अगर वो शहजादा ज़रम लाला हुए तो क्या तुम ज़रम लाला के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकोगी? औरजला ना जाने क्यों मोहल्ला से पूछ लिया था, क्योंकि सबके तासुरात से जान गई थी कि अब तो मोहल्ला की उम्र बड़ी हो गई है और अब औरजला के पास कोई बहाना नहीं होगा ज़रम और उसका निकाह करवाने पर। लेकिन अभी भी वो सबकी वजह से इन दोनों का निकाह नहीं करवा रही थी। वो सिर्फ अपनी बहन की राय लेना चाहती थी। अगर इसकी बहन चाहती है कि ज़रम के साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकती है तो इससे कोई भी मसला नहीं था, लेकिन अगर इसकी बहन बिल्कुल भी नहीं चाहती तो औरजला इसके लिए स्टैंड दोबारा से लेगी और उसे बिल्कुल भी ज़रम खानज़ादा के हवाले नहीं करेगी। बताओ मुझे, अगर ज़रम लाला के साथ तुम्हें सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो तुम क्या गुजार दोगी? आपने कहा था कि जो बैड टच नहीं करते वो अच्छे होते और उनके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, तो उन्होंने मुझे बैड टच नहीं किया और आपको पता है उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, लेकिन बिल्कुल आपकी तरह मुझे डांटा था कि मैं खुद की परवाह क्यों नहीं करती। तो अगर आप कहती हैं तो मैं इनके साथ सारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार लूँगी। मौजला ने इस अंदाज से कहा था कि जैसे बच्चे को टॉफ़ी दी जाती है और वो कहते हैं कि हाँ, उसे अपने पास हमेशा के लिए रख लेगा। मोहल्ला ना समझ रही थी। वो शादी के बाद के सारे ताल्लुकात और हकूक़ व हक़ाइक़ को जानती थी, लेकिन उसे अभी अपनी आप ही के सामने कहते हुए शर्म आ रही थी। ज़ाहिर सी बात है उर्जला ने इन 2 सालों में उसे सारी चीज़ों से आगाह कर दिया था। जिस्मानी तौर के साथ साथ उसे ज़हनी तौर पर भी शादी के हवाले से वो गाइड करती रही थी और इसीलिए मोहल्ला को शादी के बारे में सब कुछ पता था। आप ही क्या वो मुझे गजरे भी ला कर देंगे और चूड़ियाँ भी? मोहल्ला ने इश्तियाक से उर्जला की तरफ देखते हुए पूछा। तो उर्जला जो गहरी सोच में गुम थी चौंक कर इसकी तरफ देखती, इसकी बात को समझते मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते उसे अपने सीने से लगा गई थी। इसकी बहन अब बड़ी हो गई थी और वो जानती थी कि आज नहीं तो कल दोबारा कोई भी हवेली में इस बात को ज़रूर उठाएगा। आज जब इसकी बहन ने ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारनी थी और वो इसके लिए हाँ कर चुकी थी, तो वो कौन होती थी ज़रम और उसके बीच में दीवार की तरह बनती। ठीक है, अब तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, फिर इंशाल्लाह हम सुबह बात करेंगे। जाओ, अभी थक गई हो ना तुम? अर्जुला ने उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में भेजा और ख़ुद भी अपने बेड पर लेट गई थी। मौसला भी हाँ में सर हिलाती थकन की वजह से अपनी बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोलते अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। 2 घंटे गुजरने को आए थे, लेकिन अर्जुला थी जो बेड पर लेटी कभी इधर तो कभी उधर करवट पर करवट लिए हुई थी। इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। थकन भी हद से सवार थी, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बुरी तरह से झुंझलाती हुई वो बेड से उठी और अपने खुले हुए बालों को जूड़े में कैद करते उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो वापस नहा कर आई और अब वो एक कंफर्टेबल से कपड़ों में मलबूस थी। पहले भी कंफर्टेबल से ही कपड़े पहने थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी तो इसने झुंझलाकर कपड़े तब बदल लिए थे। आखिरी रास्ता इसके पास सिर्फ नींद की गोलियां ही बची थी, क्योंकि पिछले 2 सालों से वही तो इसका सहारा थी।
नींद की गोलियों का पूरा डब्बा भी इसके हाथ में था कि दरवाज़ा खोलकर इनसे 2-3 गोलियां खाकर नींद लेना चाहती थी कि अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। आरिश खान ज़्यादा इसके कमरे में दाखिल हुआ था। उसे देखकर औजला चौंक उठी थी। वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा था? तो दूसरी तरफ आरिश खान ज़्यादा भी उसे और इस वक्त जागा देखकर, इसके हाथ में नींद की गोलियां देखकर वो बुरी तरह से चौंक कर इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया था। वो तो जब से हवेली आई थी हर रात ही 3 बजे के बाद आरिश खान ज़्यादा इसके कमरे में आकर इसके बेड के सरहाने बैठकर उसे अपनी नज़रों से देखता रहता ताकि इसकी दीद की प्यास बुझ सके, और वो उसे बहुत सारी बातें बताना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था, अपने दिल की हालत इसके सामने खोलकर बयान करना चाहता था। लेकिन वो इसे इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी कि इसके हाथों का लम्स अपने चेहरे के ऊपर तक महसूस नहीं कर पाती थी। और आरिश खानज़ादा हमेशा यही समझता था कि शायद इसकी नींद ही इतनी गहरी है कि वो उठ नहीं पाती। लेकिन अब इसके हाथ में नींद की गोलियां देखकर वो बुरी तरह से चौंक कर इसकी तरफ देखने पर मजबूर था कि वो नींद की गोलियां खाकर सो रही होती है। इसलिए वो नीम खनूदगी में होती थी और इसके हाथों का लम्स तक महसूस नहीं कर पाती थी, और ना ही ये बात इसके पास कोई बैठा है या नहीं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? होश में आते ओरजला ने सबसे पहले नींद की गोलियां जल्दी से दराज के अंदर डालकर दराज को बंद किया था, और साथ ही इसकी तरफ देखते हुए घबराए हुए लहजे में पूछा था। ये बात इसके अलावा किसी को भी मालूम नहीं थी कि वो पिछले 2 सालों से नींद की गोलियां खाकर ही रात में सोती है, और जिस दिन से इसकी नींद की गोलियां ना होती तो इस दिन तो वो पूरी रात ही जागते हुए गुजारती थी। आरिश खानज़ादा ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कदम ब कदम चलकर इसके पास आते हुए इसकी आंखों में देखा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे वीरानी ही नजर आ रही थी। आरिश खानज़ादा इसकी आंखों में इतनी वीरानी को देखकर तड़प उठा था। ये सब कुछ इसका अपना किया धरा था, ना कि 2 साल पहले वो सब कुछ करता और ना ही जीती जागती वो लड़की अपनी ज़िंदगी से इतनी मायूस हो जाती। तुम रात में नींद की गोलियां कब से ले रही हो? आरिश खानज़ादा को अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि इस बात से आपको कुछ खास फर्क पड़ना चाहिए, और वैसे भी वो नींद की गोलियां हैं। मैं अभी से लूँ या फिर कितने ही टाइम से, आपको इससे क्या फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वर्धा ने शॉक्ड अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए कहा था। वो इतनी जल्दी इसकी दवाइयों का नाम भी पढ़ चुका था और उसे पता भी चल चुका था कि नींद की गोलियां हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो किसे पड़ेगा? और तुम नींद की दवाइयाँ क्यों लेती हो? क्या कभी खुद से भी सोने की कोशिश की? क्या वजह बताओ मुझे, क्यों लेती हो तुम नींद की गोलियां? आरिश खानज़ादा को एकदम से ही इस पर गुस्सा आया था, और इतनी लापरवाह खुद की तरफ से कब से हो गई थी। आपको क्यों मेरी इतनी फिक्र हो रही है? जाए यहाँ से। ओरजला खानजादी ने उसे इतने गुस्से में देखकर अपने कमरे से जाने के लिए कहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसकी फिक्र में इतना पागल क्यों हो रहा था। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? कब से कह रहा हूँ कि क्यों ले रही हो तुम नींद की गोलियां, और कब से ले रही हो? जवाब देती हो या नहीं? आरिश खानदान ने इस पर धारते हुए कहा था। इसके पास जाकर वो उसे अपने करीब नहीं कर सकता था, क्योंकि इसने कसम खा रखी थी कि जब तक ओरजा उसे खुद से इजाज़त नहीं दे देती वो उसे हाथ नहीं लगाएगा, और इस कसम में बंधे हुए इसकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा था। नहीं आती मुझे नींद। पिछले 2 साल पहले जो आपने मेरे साथ सब कुछ किया था वो नींदें उड़ा ले चुका है। मेरी जिम्मेदारी बन चुकी हो अब मैं। अब मेरे ऊपर मेरे मोरे का साया नहीं है कि मैं इनकी गोद में सर रखते मैं अपने सारे दुख दर्द इनके हवाले कर दूं। एक बहन है मेरी, इसकी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। इसकी अच्छी तरबियत करना, उसे अच्छा खाना पिलाना, उसे कपड़े जूते, ये सब कुछ इसका मुझ पर आ चुका है। और ऊपर से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कि मेरे ऊपर मेरे किसी भी बड़े का साया नहीं है। एक मोरे थी, वो भी बदकिस्मती से आप मेरी ज़िंदगी में आए तो आपने भी छीन लिया। तो क्या करूं मैं? जब नहीं आती मुझे नींद, और आपके बारे में तो बिल्कुल भी कोई बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने जो मेरे साथ किया वो आपका किया धरा था, और अभी कुछ भी आपके साथ तो मैं आपको किसी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मेरा ज़र्फ़ है, और माफ़ी की सूरत नहीं दूंगी, क्योंकि पिछले 2 साल से जिस अज़ियत से मैं गुजर रही हूँ वो शायद अब मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फौजला ने चीखते चिल्लाते उसका गिरबान अपने हाथों से पकड़ा और फूट फूट कर रोना शुरू हो गई थी। पिछले 2 सालों का जो दुख दर्द था वो किसी को बयान तक नहीं कर सकती थी। कितनी बार गिरकर वो खुद खड़ी हुई थी, और कितनी ही बार उसे कितनी ही अजियतों से गुजरना पड़ा था। कितनी ही बार वो रातों में डरकर उठ जाया करती थी, और अपने सरहाने अपने मोरे को ना पाकर वो घुट घुट कर रोती थी कि कहीं इसके रोने की आवाज़ इसकी बहन ना सुन ले और कहीं नींद से ना जाग जाए। आरिश खानज़ादा अपनी आंखों में आंसू लिए जब से अपने हाथों की मुट्ठियां भींचे हुए खड़ा था। वो लड़की इतना दुख दर्द अपनी ज़िंदगी में जी रही थी, इतनी अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रही थी पिछले 2 सालों से। इस बात से तो आरिश खानज़ादा वाकिफ़ था, लेकिन अजियत की इंतहा तो अब हो गई थी कि वह अपना दुख दर्द इसके सामने बयान कर रही थी। अगर इसकी आंखों में इसके दुख दर्द सुनकर आंसू आ गए तो न जाने
ओरला पर क्या गुजरती होगी। अगर आप यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने आए हैं तो प्लीज़ मुझसे माफ़ी मांग कर मुझ पर मज़ीद कोई जुल्म मत करें, क्योंकि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। जब कभी भी मेरा दिल आपकी तरफ से पिघलेगा तो मैं ज़रूर आपको माफ़ कर दूंगी, खुद से ही आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वक्त माफ़ी मांग कर मेरे साथ ज़्यादती मत करें, मुझे अपना दुख मना लेने दें। इतनी जल्दी माफ़ी मांग कर खुद को आज़ाद मत करें। ओरला इस वक्त पूरी तरह से गम से निढाल इसके सीने से लगी रो रही थी। तो ये बात अक्सर ही भूल जाया करती थी कि जब कभी भी अपने दुख या दर्द किसी को सुनाने हों तो वो सबसे पहले ही आरिश के पास आती थी, या फिर आरिश ही इसके पास आ जाता था। वो हमेशा ही आरिश के सीने से लगकर अपने आंसू बहाते हुए अपने दुख दर्द इसी से ही शेयर करके इसी को ही बताती थी। वो उसे माफ़ नहीं कर सकती थी क्योंकि इसका दिल अंदर से नहीं मान रहा था। लेकिन वो दूसरी बात थी कि इसके पास जाकर उसे भी सुकून महसूस हो रहा था। ये बात ओरजला समझने से नाकासिर थी। वो नहीं जानती थी कि रातों की नींद इसी की वजह से उड़ी हुई है, क्योंकि वो सुकून महसूस कर रही, और सुकून तो इसके मोरे के बाद शायद सिर्फ और सिर्फ इसके महरम की गुर्बत में ही रखा हुआ था। अगर आरिश के पास जाती तो उसके करीब होकर महसूस क्यों होता। ये बात भी इसके सीने से लगकर उसे इतना सुकून देती। ओरजला समझने से नकासिर थी क्योंकि इसका सुकून सिर्फ आरिश था। आरिश खानज़ादा तो अपनी जगह पर बिल्कुल जमकर रह गया था। ऐसा लग रहा था कि आगे जाने से इसके कदम ही अनकारी हो रहे थे। ना ही वो हाथ उठाकर उसे ज़ोर से अपने गले में भी सकता था, और ना ही वो इसके आंसू को अपने लबों से चुनकर उसे सुकून महसूस करवा सकता था। अजीब सी बेबसी थी। वो कैसे इस लड़की का दुख दर्द ख़त्म कर सकता था, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो खुद ही इससे शर्मिंदा था। उसे माफ़ी मांग कर वो मज़ीद उसे क्या दुख देता। हारिश खानज़ादा की आंख से एक फूला भटका हुआ आंसू ओरजला के बालों में जज्ब हो गया था। ओरजला के देखने से पहले ही हारिश खानज़ादा ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को पूरी तरह से मसला था कि आंसू साफ हो जाए, लेकिन फिर भी इसकी हरी आंखों में नमी रह गई थी। वो जब्त से सुर्ख भी हो रही थी। होश में आते ओरजला जल्दी से इससे पीछे हुई थी। इससे पहले कि ओरजला मजीद उसे कुछ कह पाती, आरिश खानज़ादा लंबे लंबे डग भरता इसी कमरे से निकल गया था। आरिश खानज़ादा को इतनी जल्दी में अपने कमरे से निकलता देखकर ओरजला खानज़ादी हैरान हुई थी, लेकिन फिर अपनी सोचों को झटक कर वो नींद की गोलियां खाकर अपने बेड पर लेट चुकी थी। आरिश खानज़ादा जल्दी में इसलिए निकला था कि वो उसकी आंखों की नमी को न देख सके। अगर वो उसकी आंखों की नमी को देखती तो कहीं ओरजला को ऐसा न लगता कि रोकर या फिर दुख दर्द इसके सामने अपने बयान करके हमदर्दी जताकर इससे माफ़ी मांगना चाहता है। इसीलिए इसको अपने आंसू ना दिखाते हुए वो कमरे से ही चला गया था, इसकी नज़र अपने चेहरे पर पड़ने से पहले। अनाया खानजादी मिरर में इस वक्त खड़ी अपना नाजुक सा डायमंड सेट निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रख रही थी, साथ ही साथ में अपनी ज्वेलरी भी रिमूव कर रही थी। उसे यह भारी भरकम सा फ्रॉक जल्दी से उतारना था, क्योंकि मज़ीद अब इस भारी फ्रॉक में उसे सांस नहीं आ रही थी। वो फ्रॉक इतना भारी था कि अब उसे अजीब सी घुटन सी होने लगी थी। इसीलिए जल्दी से बस अपनी ज्वेलरी को रिमूव करते वो वॉशरूम जाकर गर्म पानी से शावर लेकर पुरसुकून होना चाहती थी। जल्दी करने के बावजूद ही मलियार खानज़ादा कमरे के अंदर ही आ चुका था, और उसे अपनी ज्वेलरी रिमूव करता देखकर वो हैरान हुआ और जल्दी से इसके पास आकर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। इतनी भी क्या जल्दी है कि मेरे आने से पहले ही अपना बना बनाए रूप बिगाड़ रही हो? मुझे ठीक से देखने तो देती। वहाँ से भी इतनी जल्दी में आए और फिर बाहर भी सारे दोस्तों को अटेंड करते मैं बमुश्किल 10 मिनट ही तुम्हारे साथ गुजार कर मर्दों वाली साइड पर चला गया था। तुम्हें देखने का मौका तक नहीं मिला और तुम जालिम बीवी बनती कमरे में आकर भी अपना सब कुछ उतार रही हो। मलियार खानज़ादा ने इसकी तरफ देखते हुए नरूठे अंदाज में कहा था, मलियार मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही, ये फ्रॉक बहुत भारी है, मुझे इसमें सांस नहीं आ रही, प्लीज़ उतारने दे, मैं अभी 2 मिनट में शावर लेकर आती। अनाया खानज़ादी ने इसकी तरफ इल्तिजाइया नज़र से देखते हुए कहा था। वो जानती थी कि अभी इसका रोमांटिक मूड ऑन होगा तो वो इससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए इंतजार करना बेहतर समझा था। अरे मेरी जान, अगर तुम्हें इतनी घुटन हो रही है तो अभी तक कि तुमने पहना क्यों रखा है? कमरे में आकर उसे भी उतार देती। मलियार खानज़ादा ने शरारत से इसकी तरफ देखते हुए कहा। साथ ही इसके बालों से इसका पिंक कलर का रिबन निकाला था, जिसमें वो आज बिल्कुल डॉल की तरह ही लग रही थी। इसके बालों को कान के पीछे उड़सते हुए मलियार खानज़ादा ने इसके कान की लो को अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से सहलाया था। मलियार प्लीज़ ना करें, जाने दें मुझे घुटन हो रही है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? अनाया खानज़ादा ने इस बार चिड़चिड़े अंदाज में कहा था। उसे वाकई ही इस फ्रॉक से घुटन हो रही थी। उसे बस जल्दी से इस फ्रॉक से आज़ाद होना था और कोई कंफर्टेबल सा सूट पहनना था, लेकिन इसके शौहर का रोमांटिक मूड के साथ साथ शरारती मूड भी ऑन हो चुका था। अब उसे बुरी तरह से रोना आ रहा था। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, रोना नहीं, चलो मैं तुम्हें इस फ्रॉक से आज़ाद कर देता हूँ, मलियार खानज़ादा ने कहा, और एक ही झटके से उसे बिना कुछ भी समझने का मौका दिए इसी कमर पर हाथ ले जाकर जिप को एक ही झटके से खोला तो फ्रॉक जो पहले ही ढीली थी
वो पूरी अनाया खानजादी के तन से जुदा हो गई थी। अनाया इस अवतार पर बुरी तरह से बुखलाई थी। उसे खुद से दूर झटकते हुए चिपक कर वॉशरूम में बंद हो गई थी। उसे मलियार खानजादा से इतनी बेबाकी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो उसे बिल्कुल शरीफ समझी हुई थी, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों से इसका रोमांटिक मूड ऑन था, अनाया खानजादी की जान का बबाल बन गया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद अनाया खानजादी को मलियार खानजादा की कहकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे कई सलूटों से नवाजते हुए वो जल्दी से शावर के नीचे खड़ी हो गई थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद शावर लेने के बाद उसे याद आया कि वो तो अपने कपड़े ही लेकर नहीं आई, और अब बुरी तरह से इसका दिल चाह रहा था कि वो रो ले। बाहर तो उसका बेशरम शौहर था, अगर वो उसे कहती तो वो पहले उसे तंग करता, फिर इसके बाद ही उसे कपड़े देता, लेकिन इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। दिल धड़का कर इसने दरवाज़ा खोलकर मलियार को आवाज़ दी थी कि उसे इसके कपड़े चाहिए, और मलियार खानजादा जो बाहर इसी बात की ताक में बैठा हुआ था, वो जल्दी से बिना उसे तंग किए इसके कपड़े लेता, शराफत से इसकी तरफ देने बढ़ गया था। अनाया खानजादी हैरान भी थी कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गया, लेकिन खैर इसने कपड़े लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक ही झटका लगा इसके जिस्म को, और वो अगले ही पल मलियार खानजादा के सामने थी। उसे देखकर बुरी तरह से मलियार खानजादा का मूड ख़राब हो गया था, और वो मुँह खोले अनाया को ही देख रहा था। उसे अनाया खानजादी से इतनी समझदारी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब की बार हंसने की बारी अनाया की थी। अनाया इसका मुंह देखकर खिलखिलाकर हंसती थी। अनाया जानती थी कि वो ज़रूर ऐसी हरकत करेगा, इसीलिए उसे कपड़ों के लिए आवाज़ लगाने से पहले ही वो बाथरूम अपने गिर्द लपेट चुकी थी। ज़्यादा हंसी नहीं आ रही तुम्हें? मलियार खानजादा ने बुरा सा मुँह बनाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा था, लेकिन अगले ही पल इसकी आंखें चमकी थी। इसकी गोरी गोरी टांगों को देखकर मलियार खानजादा का ईमान बुरी तरह से डगमगा गया था, और इसके गोरे गोरे हाथों को देखकर भी मलियार खानजादा की आंखें मजीद सुर्ख हुई थी। अनायस की सुर्ख आंखों में जज्बात के ठाठे मारता समंदर देखकर बुरी तरह से बुखला गई थी, और किसी भी तरह से दोबारा से बाथरूम या फिर ड्रेसिंग रूम में बंद होना चाहता, लेकिन अगले ही पल मलियार खानजादा इसके इरादे जानकर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ लेकर चल पड़ा था। मेरी जान, अब भागने का इरादा बंद करो और आज रात का सीन बनाते हैं। मलियार खानजादा ने बेबाकी से कान की लो को दांतों तले दबाते कहा, और साथ ही उसे बेड पर धड़ाम करके फेंका था। इसकी गुर्बत की वजह से सुर्ख आंखों को देखकर अनाया खानजादी को आज इससे डर लगा था। इसकी शिद्दतें वो सुबह के वक्त बिल्कुल भी नहीं भूली थी, तो अब कैसे भूल जाती? वो तो अपनी शिद्दतों में इस कदर जुनूनी हो गया था कि उसे इसकी परवाह ही नहीं रही थी। मलियार प्लीज़, आज नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, यकीन माने आपकी सुबह वाली शिद्दतें मैं अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और अब दोबारा से प्लीज़ प्लीज़ नहीं। अनाया खानजादी ने उसे बेड पर चढ़ते अपने करीब आते देखकर जल्दी से कहा था। आज तो इसकी शिद्दत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन मलियार को उसे आज छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था, इसीलिए इसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसे पाँव से पकड़कर अपने नीचे घसी खींचा और खुद इस पर सायाफगन हुआ था। मलियार खानजादा इसके तन से बात रोक को एक ही झटके में रिमूव कर गया था, और अब वो इसके मुकम्मल हिसार में छुपी हुई। अनाया की पैनिक होती टांगों को अपनी टांगों के साथ लॉक करते हुए मलियार खानजादा इसके धड़कनों के मकाम पर झुके वहाँ पर अपना शिद्दत से लम्स भी खेलने लगा, जिसके बायस अनाया की सिसकियाँ पूरे रूम में गूंजने लगी थी। मलियार खानजादा जुनूनी अंदाज में इसकी धड़कनों के मकाम पर झुके वहाँ पर लव बाइट बनाने में बेइंतहा मसरूफ़ नजर आ रहा था। अनाया की सिसकियाँ इसे सुकून पहुँचा रही थी। इसकी धड़कनों के मकाम को अपनी शिद्दत ज़्यादा लम्ब से सुर्ख करने के बाद मलियार खानजादा ने उसे अपने हसार में लेते हुए इसी गर्दन पर लव बाइट बनाया, और साथ साथ इसकी धड़कनों के मकाम को अपने हाथों से सहलाने लगा, जिसके बायस अनाया की सिसकियाँ इसके कानों में गूंजती उसे सुकून सा पहुँचा रही थी। मलियार खानजादा ने अब की बार अनाया खानजादी की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी, वह हल्का हल्का सा लरस रही थी। आज इसकी बीवी इसके साथ फिजिकल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसे दर्द था, और वो डर भी रही थी इसकी शिद्दतों से। तो भला मलियार खानजादा अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर इसके करीब जा सकता था? बिल्कुल भी नहीं। वो मोहब्बत थी, वो इसका इश्क था। जो अनाया खानजादी कहती वो मलियार खानजादा पर फ़र्ज़ होता था, और वही करना। मलियार खानजादा ने इसकी वही शर्ट उठाई जो उसे वॉशरूम में देने जा रहा था, और उसे पहनाकर खुद पर उस पर कम्फर्टर को दुरुस्त करते हुए उसे अपनी बाहों में छुपाकर नींद के लिए लेट चुका था। अनाया भी पुरसुकून हो गई थी कि चलो अच्छा है कि मलियार खानजादा ने इसकी बात मान ली। उसे यकीन था कि अगर वो मना करेगी तो मलियार खानजादा इससे करीब नहीं आएगा, और इसको यकीन को बरकरार रखते हुए मलियार खानजादा ने ऐसा ही किया था, और इसे यकीन ऐसा ही क्या था। इसके सीने के गिद्ध अपने हाथों को लपेटे बनाया खानजादी भी नींद की वादियों में उतरना शुरू कर चुकी थी। आज वो काफ़ी अरसे बाद यतीम खाने आया था। इन 2 सालों में वह हर रोज़ ही आता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मलियार लाला की शादी की वजह से वो यतीम खाने का काफ़ी टाइम बाद आया था। इन 2 सालों में मुसलसल इसने गुल से बात भी नहीं की थी,
जब गुल को वो दौरा पड़ा था, इसके बाद से वो पिछले 2 सालों से सिर्फ गार्डन में बैठकर ही इसको देखा करता था। कभी भी बात करने की ज़रूरत उसे पेश नहीं आई थी। वो बस हमेशा आता और गार्डन में बैठकर उसे तकता ही रहता। जब तक गुल खुद ही यतीम खाने के अंदर नहीं चली जाती, तब तक बरलास खान दादा वहाँ से हिलता भी नहीं था। अब तो इन 2 सालों में गुल भी जान गई थी कि वो लड़का आता है और उसे देखकर चला जाता है। उसे थोड़ा थोड़ा सा जान गई थी कि वही लड़का है जिसकी आंखों में इसने अपने लिए पहली बार इज्जत देखी थी। अब तो गुल को भी लाशौरी तौर पर इसका इंतजार रहता। पिछले 1 हफ्ते से वो यतीम खाने में नहीं आया था, और आज जब वो आया तो गुल का चेहरा देखकर वो चौंक उठा था, क्योंकि गुल के चेहरे के तासुरात उसे हैरत में मुब्तला कर रहे थे। वो उससे नाराज नाराज सी दिख रही थी और अपने चेहरे को नाराजगी का तासुर दिए हुए थी। उसे लगा शायद उससे कोई गलत फहमी हुई हो, इसीलिए सारी सोचों को पीछे झटकते हुए वो अपना पुरानी वाली जगह पर जाकर बैठा, जहाँ पर वो गुल को बआसानी देख सकता था। इसके बैठने की ही देर थी कि गुल ने इसकी तरफ से अचानक से रुख मोड़कर दरख्त की तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। पर लाश खानजादा पर तो हैरतों के पहाड़ टूटते। क्या वो लड़की सी अपनी नाराजगी शो कर रही है? ये क्या माजरा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। अभी बरलास खानजादा कुछ समझ पाता या फिर सोच पाता, उसे मनाने के लिए कुछ करता या फिर इसके पास उठकर जाता। एक बच्ची इसके पास भागी भाग गई और कहा कि वो आप ही आपको बुला रही है। आज तो बरलास खानजादा को लगा कि जैसे इसके हैरत होने का दिन हो। इतनी हैरत उसे संभाली नहीं जा रही थी। दूसरी तरफ दिल में खुशी के लड्डू भी फूट रहे थे कि वो लड़की इसकी तरफ मुतवज्जो हो रही है और उसके साथ कंफर्टेबल भी फील कर रही है। और जल्दी से अपनी खुशी को छुपाए चेहरे पर नरम से तासुरात सजाते इसके पास चला गया। जी आपने मुझे बुलाया? गुल के पास बरलास खानजादा ने इसके चेहरे को देखते हुए कहा, तो गुल ने अपने चेहरे पर नासमझी के तासुरात सजाए थे। इसने बुलाया? उसे कब बुलाया? गुल ने जल्दी से नफ़ी में सिर हिलाया तो बरलास खानदादा को लगा शायद वो मजाक कर रही, इसलिए घूर कर इसकी तरफ देखा था। वो इसके यूं गोरेले तासरात को देखकर भी गुल का दिल शिद्दत से धड़का था। हल्के हल्के से इसके हाथ पैर कांपने लग गए थे। दिल अंदर से जैसे टूटने के बाद बाहर निकलने के दर पर था। क्या हुआ है, कांप क्यों रही हो? मैं खा थोड़ा ही नहीं रहा हूँ, रिलैक्स हो जाओ। चलो ठीक है, तुमने मुझे नहीं बुलाया। यार रिलैक्स हो जाओ। बरलास खानजादा ने इसके चेहरे पर डरो खौफ के तासुरात देखे, जो जल्दी से अपने लहजे को नरम बनाते हुए कहा और साथ ही अपनी आंखों में भी नरमी का तासुर लिए इसके पास ज़मीन पर एक घुटना मोड़े बैठ गया था। हाँ, लेकिन उसे छूने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी। वो जानता था कि अगर वो उसे छुएगा तो मजीद इससे डर जाएगी। गुल ने भी इसके मुंह से ही सुना कि उसे इसने नहीं बुलाया तो रिलैक्स हो गई थी, और उसे अपने पास बैठते देखकर इसका दिल डर तो रहा था, लेकिन वो क्या करती? चीखती चिल्लाती क्या करती? वो उसके पास बैठा आंखों में नरम सा तासुर लिए इसकी तरफ ही देख रहा था। मुझसे बात करूं कि बरलास खानदान ने बहुत सोच समझ कर बस इतनी सी ही बात गुल के सामने रखी थी। गुल के सामने बात करते हुए बरलास खानदादा को अपना बेबाकी का मोड़ और शरारती सा मोड़ बिल्कुल एकदम सा दूर ही रखना था, और उसके साथ बहुत सोच समझ कर बात कर रहा था कि कहीं किसी बात से वो डर ना जाए। गुल ने जल्दी से घबरा कर नफ़ी में सिर हिलाया था और इससे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। थोड़ी देर पहले जहाँ पर दिल उदास था कि वो इतने दिनों बाद इससे मिलने क्यों आया था, वो 1 हफ्ते तक कहाँ था, अब दिल में नाराज़गी का तासुर भी कहीं दूर जाकर दफन हो गया। ठीक है, बात मत करो, लेकिन रिलैक्स हो जाओ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। एटलीस्ट हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? बरलास खानजादा ने अपनी अगली बात इसके सामने रखी और गुल के चेहरे के तासुरात में डरो खौफ कम होता देखकर बरलास खानदादा का दिल भी पुरसुकून हुआ, और आज 2 सालों के बाद इस लड़की से बात कर रहा था। इसने कभी भी गुल से बात न की थी और ना ही करने की कोशिश की थी, लेकिन आज इसके करीब आकर इसके मासूमियत से भरपूर चेहरे को देखकर बरलास खानदादा इससे बात करने पर मजबूर हो गया था। दोस्त के बारे में सुनकर गुल ने हाँ में सिर हिलाया था। दोस्ती इसके करीब इतने मायने रखती थी जैसे कि वो यतीम खाने के छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती करती, और वो हमेशा ही मुश्किल के वक्त इसके काम आते। तो दोस्त का वर्ड सुनकर गुल के तासुरात भी नरम हुए और इसने इस्बात में सर हिलाकर बरलास खानदादा को शायद 2 सालों बाद इनके बीच कोई ताल्लुक बन सकता था इसका एक सिरा हाथ में थमाया था। बरलास खानजादा भी खुश हुआ और जल्दी से अपना हाथ हैंडशेक करने के लिए आगे किया और कहा कि फ्रेंड्स, लेकिन गुल इसके हाथ को देखती ही रही, थामा नहीं था। जब बरलास खानजादा को लगा कि उसका हाथ नहीं थामेगी तो मजबूरन उसे हाथ पीछे करना पड़ा था। वो बरलास खानजादा जहाँ यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियाँ इसके साथ से बात करने के लिए भी तरसती थीं, वो यतीम खाने में एक लड़की के पास दरख्त के नीचे घुटने मोड़े बैठा इसे दोस्ती करना चाह रहा था, और वो लड़की इसका हाथ तक थामना नहीं चाह रही थी। बरलास खानजादे के चेहरे पे मायूसी को देखते हो ना जाने क्यों, लेकिन गुल को अच्छा नहीं लगा था। इसके चेहरे के नाराज़गी भरे तासुरात को देखना अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब की बार गुल ने खुद से अपने हाथ आगे किया था हैंडशेक करने के लिए, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोला था।
बरलास खानज़ादा का दिल तो मानो ऐसे था जैसे वो आसमानों में उड़ रहा हो। भला वो खुद से इसके साथ हैंडशेक करना चाहती थी तो वो कौन होता था कि अपनी मोहब्बत, अपने इश्क का हाथ टुकड़ा था अपनी अना को बर्बाद करते हुए। बरलास खानदान ने अब की बार पूरे शौक को शौक से के साथ गुल का नाजुक सा हाथ अपने हाथ में थामा था। बरलास खानज़ादा खुश था, वो इतने में ही बहुत खुश था। वो लड़की उसे सदियों की थकी हुई लगती थी और वो उसे ज़िंदगी की तरफ मोड़ना चाहता था। पहली नज़र की मोहब्बत में बरलास खानदान ने कभी भी यकीन नहीं करा था, लेकिन 2 साल पहले जब खुद को इसने पहली नज़र के इश्क में गिरफ्तार होते देखा तो उसे यकीन हो चला था, पहली नज़र की मोहब्बत आज भी दुनिया में कायम है। मोहब्बत कहाँ किससे हो जाए ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। ये तो पहली नज़र की मोहब्बत कुछ इस तरह से होती है कि हम कहीं जाएं और हमारी आंखों को भी एक शख्स दिलो जान से भा जाए तो पहली नज़र की मोहब्बत के साथ साथ हमारी रूहें भी मिल जाती हैं, और जब रूहें एक दूसरे के साथ मिल जाएं तब तो जुदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो अब हम फ्रेंड्स बन गए हैं ना, तो अब कल मैं आपके लिए चॉकलेट लाऊंगा। अभी मैं घर चलता हूँ, ठीक है। बरलास खानज़ादा ने घड़ी में वक्त देखा तो तकरीबन शाम ढलने को आई थी और तकरीबन गुल के भी अंदर जाने का टाइम हो गया था। वार्डन को बाहर आते देखकर बरलास खानज़ादा ने भी हाथ हिलाकर उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और साथ ही यतीम खाने से निकलता चला गया था। गुल तब तक इसके पीठ को देखती रही जब तक वो यतीम खाने का गेट अबूर नहीं कर गया था। इसके जाने के बाद इसने वार्डन की तरफ देखा तो वार्डन भी थोड़ी थोड़ी सी खुश नज़र आ रही थी कि चलो अच्छा ही हुआ कि वो किसी की तरफ मुतवज्जा तो हो रही है, वरना अपने बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र वो इस यतीम खाने में गुजार चुकी थी, लेकिन अभी तक इसने किसी से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था। 7 साल की उम्र के बाद आरिश खानज़ादा इस वक्त हवेली के बैक साइड के वसी बैक यार्डन की तरफ बने स्विमिंग पूल के अंदर शर्टलेस खड़ा नहा रहा था। रात तकरीबन हो चुकी थी और अंधेरा हर तरफ फैल चुका था, लेकिन न जाने आरिश खानज़ादा पर आज कौन सा जुनून सवार था जो रात के वक्त वो स्विमिंग पूल में नहा रहा था। हवेली का स्विमिंग पूल सारे ही लड़कों के ख्वाहिश पर बनाया गया था। जब हवेली को नए सिरे से रेनोवेट करवा रहे थे सारे खानज़ादे, तब सब ने ही ख्वाहिश जाहिर की थी कि एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए और बैक यार्ड पर इसके लिए रखा गया था कि किसी की नज़रों में ना आए, क्योंकि इनके दादाजी को कहाँ पसंद था कि खानज़ादे घर की औरतों के सामने बगैर शर्ट के नहा रहे हों। और इतला खानज़ादी जो हवेली के अंदर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रही थी, वो हवेली के लॉन से होते हुए बैक यार्ड की तरफ निकल आई थी और बैकयार्ड के खुले हुए हिस्से को देखकर उसे ये जगह अपनी तन्हाई के लिए सबसे बेहतर लगी थी। हवेली में इतने दिनों से रहने के बाद उर्ज़ा खानज़ादी को आज जाकर बैकयार्ड आने का टाइम मिला था। बैकयार्ड का हिस्सा नहायत ही खूबसूरती से बना हुआ था। एक तरफ इस्तेबल था जहाँ पर हर रंग व नस्ल के घोड़े रखे गए थे। ये खानज़ादों के शौक भी उर्ज़ा ने गहरी सांस भरी और दूसरी तरफ नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर ग्रीनरी थी। वो जगह उसे काफ़ी पसंद आई थी और अब जब इसने अपनी नज़रें अपनी पीठ के पीछे रुख मोड़कर देखा तो वहाँ स्विमिंग पूल था और स्विमिंग पूल का पानी हिलजुल रहा था। औजला को हैरत हुई कि इतनी रात को स्विमिंग पूल में इस वक्त अंदाज़ा लग था कि इसका शौहर पागल ही है। कौन पागल है जो नहा रहा है? उसे नहीं, जो नहा रहा है। औजला हैरत से स्विमिंग पूल के करीब गई और करीब जाने पर उसे पता लगा कि कोई स्विमिंग पूल में है तो सही, लेकिन वो स्विमिंग पूल के अंदर लेटा हुआ है और इसकी पीठ बाहर की तरफ है और इसका चेहरा पानी के अंदर है। औजला को इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगा कि शायद जो कोई भी है वो स्विमिंग पूल के अंदर या तो डूबकर मर चुका है या फिर डूब रहा है। कौन है आप? क्या आप ठीक हैं? औजला को अंदाज़ा नहीं था कि वो आरिश खानज़ादा है। आरिश ने औजला की आवाज़ सेकंड से पहले पहचानी तो हैरत से अपना चेहरा पानी से बाहर निकालते उसे देखा था। स्विमिंग पूल का पानी काफ़ी गहरा था, लेकिन आरिश खानज़ादा कद भी तो ऊंचा था, इसीलिए उसे पानी में खड़ा होने पर कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्विमिंग पूल से जब आरिश खानज़ादा ने अपना चेहरा बाहर निकाला और अर्जुल ने आरिश का चेहरा देखा तो हैरत से इससे पूछा था, क्या मतलब है? आंखें बेच कर आई हो, नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? जाहिर सी बात है स्विमिंग पूल के अंदर हूँ तो नहा ही रहा हूँगा ना। आरिश खानज़ादा ने शरारत से इसकी तरफ देखते हुए कहा था। इसकी शरारती मूड को देखकर और इसके चेहरे के तासुरात को देखकर औजला ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। नहीं, वो मुझे लगा कि कुछ नहीं। औजला जो परेशानी से इस तरफ आई थी कि शायद कोई डूबा हुआ है, लेकिन आरिश खानज़ादा को बिल्कुल सही सलामत देखकर इसने सोचा कि वो ये बात उसे क्यों बताए, इसीलिए कुछ नहीं का तासुर देते हुए वो आगे बढ़ी थी। लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ ही चली थी कि बैक यार्ड में जगह जगह पर पत्थरों से खूबसूरत सा रास्ता बनाया गया था। इसी पत्थर में इसका पैर अटका और अगले ही पल वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर चुकी थी। आरिश खानज़ादा जो उसे ही देख रहा था कि वो वापस जा रही है, इससे पहले कि उसे पुकारता इसका पैर अटका और अगले ही पल वो स्विमिंग पूल में गिर चुकी थी। आरिश खानज़ादा ने जब ये सब देखा तो ऊंचा कहकहा लगाया था। वो उसे पानी में हाथ मारते हुए देख रहा था। आरिश, आरिश, मुझे बचाओ। अर्ज़ला पानी में बुरी तरह से अपने हाथ पैर मारते हुए अपना सर पानी से बाहर निकालने
निकालते आरिश हाथ से कटकते हुए कह रही थी, बचाओ मुझे, मुझे तैरना नहीं आता प्लीज़। आरिश ने उसे गौर से देखा और वाकई में ही पानी में हाथ पैर मारते हुए जैसे डूबने से खुद को बचा रही थी। सेकंड से पहले आरिश खान ज़्यादा इसकी तरफ पहुंचा था और उसे बाजू से पकड़ते हुए स्विमिंग पूल में खड़ा किया था। इसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए ओरजला ने इसका सहारा अपने आप को खड़ा पाया तो बुरी तरह से हवास बाख्ता होकर आरिश की गोद में चढ़कर अपने दोनों पैर इसके कमर के इर्द गिर्द बांध चुकी थी। दोनों बाजुओं के इसके गले के गिर्द मजबूती से हायल करते हुए ओरजला इसकी गर्द में चेहरा छिपाए पूरी तरह से खांस रही थी। वो डर गई थी, वो वाकई में ही डूबने से डर गई थी। आरिश को अंदाजा नहीं था कि वो इतना डर जाएगी। इसके दिल में वो तूफान ला चुकी थी। इस तरह से खुद से करीब आकर उसकी गोद में चढ़कर आरिश खानज़ादा भी बंदे बशर बहकता ना तो और क्या करता। रात का अंधेरा, स्विमिंग पूल में इसकी बीवी इसकी गोद में चढ़ी इसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपाया अपनी गहरी होती सांसें इसकी गर्दन पर छोड़ रही थी और ऊपर से खांसने की वजह से इसके लब बार बार जब आरिश खानज़ादा की गर्दन से टकराते तो उसके जिस्म में स्पार्क से उठते। आरिश खानज़ादा ने इसकी कमर को रब करते उसे पुरसुकून करना चाहा था। थोड़ी ही देर में वो पुरसुकून हो भी गई थी और अब खांसना बंद करके हनूज उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए हुई थी। शायद वो डर गई थी, इसीलिए तो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। अपने जमा जज्बात और अपने दिल में जज्बात की आई तो खियाने से डरकर आरिश खानज़ादा ने उसे खुद से नीचे पानी में उतारना चाहा था, लेकिन वो मज़ीद इसके करीब होते मजबूती से इसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हमायल कर गई थी। आरिश खानज़ादा अब बेबस हुआ था। इसकी आंखें गुर्बती हुमार से सुर्ख हो रही थी क्योंकि ओरजला खानज़ादी मज़ीद इससे करीब होकर अपने सीने की नाज़ुकी उसे भरपूर महसूस करवा रही थी। खानज़ादी नीचे उतरो, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पास ही। आरिश खानज़ादा ने इसके कान में से गोशी नुमा गंभीर आवाज़ में कहा था। इसकी आवाज़ में भारी और बोझलपन खुद ही आ गया था कि वो अभी तक अपनी कसम पर कायम था और उसे किसी भी गलत तरीके से छू नहीं रहा था और ना ही इसका दिल चाह रहा था कि ओरजला को इसी पानी में लिटाए और इसकी धड़कनों के मकाम पर इस कदर शिद्दत से अपना लम्ब छोड़े जिस तरह शिद्दत से वो इसके दिल में जज्बात को तूफान लाकर खड़ा कर चुकी थी। नहीं प्लीज़ मुझे बाहर निकालें, इधर पानी में मत उतारें। मैं ओरजला ने कांपते हुए लहजे में आरिश खानज़ादा से इल्तिजा की थी और शायद ये पहली बार था कि हवेली में आने के बाद ओरजला खुद से करीब आ रही थी। 6 महीने के जो रिलेशनशिप में रहते हुए भी इन दोनों ने एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही आरिश खानज़ादा ने इस मामले में मजबूर किया। आरिश खानज़ादा बेबस होते पानी में धीरे धीरे से चलता उसे किनारे पर ले जाकर बिठाना चाहता था और पानी में नहायत ही धीरे धीरे चल रहा था। उसे ये लम्हात बिल्कुल भी जल्द नहीं गुजारने थे। ओरजला जिस तरह से इस करीब इसकी बाहों में से लिपटी हुई थी, आरिश खानज़ादा का दिल चाहा कि लम्हा यहीं रुक जाए या फिर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे, लेकिन ये सब भला कहाँ इतनी जल्दी मुमकिन हो सकता था। आरिश खानज़ादा किनारे पर लाकर उसे एक जगह पर बिठा चुका था। अभी भी ओरजला के पैर पानी में ही थे। ओरजला खुद से सहमी हुई बच्चे की तरह आरिश खानज़ादा की तरफ देख रही थी। इसके हाथों को अभी भी अपने हाथ में ली हुई थी। इसके कंधे पर हाथ रखे हुए थे। ओरजला ने जैसे कि वो इसके कंधे से हाथ हटाएगी और वो दोबारा से पानी में गिर जाएगी, इसी खौफ से वो इसके कंधे पर अपने हाथों को जमाए हुए थी। खानज़ादी रिलैक्स हो जाओ, डरो नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आरिश खानज़ादा ने धीरे से इसका हाथ अपने कंधे पर से हटाकर अपने हाथों में थामकर इसकी पुश्त को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा था। ओरजला खानज़ादी ने बस अस्बात में सर हिलाया था, मज़ीद इसने कुछ भी नहीं कहा था और इसके हाथ धीरे धीरे से कांप रहे थे। आरिश खानज़ादा महसूस कर सकता था, उसे अंदाज़ा नहीं था कि ओरजला इतनी डर जाएगी। आरिश खानज़ादा खुद पानी से बाहर आया और उसे दोबारा से अपनी गोद में उठाकर हवेली के अंदर इसके कमरे की तरफ लेकर चल पड़ा था, क्योंकि वो इस हालत में नहीं थी कि वो खुद अपने कमरे में जा सके। ओरजला खानज़ादी भी चुपचाप बिना चूं चरा किए इसकी गोद में सख्ती से उसे थामे उसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। आरिश खानज़ादा ने उसे कमरे में लाकर सोफे पर बिठाया और कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद दोबारा इसके पास आया था। ओरजला बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। आरिश खानज़ादा ने एक नज़र उसे देखा और दूसरी नज़र इसके अलमारी की तरफ बढ़ते हुए टॉवल निकाल कर वो इसके पास आ चुका था। इसके गीले लंबे बालों को वो धीरे धीरे टॉवल से सुखाने लगा, क्योंकि कमरे में उस एसी फुल स्पीड से ऑन था और वो इस वक्त फुल गीले बालों में लिबास में मौजूद थी, इसलिए उसे फिक्र हुई कि कहीं उसे सर्दी न लग जाए। बाल सुखाने के बाद आरिश खानज़ादा ने अलमारी में से इसका एक आरामदेह ड्रेस निकाल कर इसके हाथ में थमाया और कहा कि जाओ चेंज करके आओ, इसके बाद सो जाना। आरिश खानज़ादा ने कहा और ओरजला खानज़ादी ने इस बार भी चुपचाप इसके हाथ से कपड़े थाम लिए थे। वो जब उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो आरिश खानज़ादा भी अपने कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ा ही रहा था कि ओरजला ने उसे कहा कि आप जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़कर। वो एक जुमला आरिश खानज़ादा के दिल पर ठा करके लगा था। आप जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़कर, वो एक जुमला आरिश खानज़ादा के दिल पर ठा करके लगा था। आरिश खानज़ादा ने इसका जुमला सुना तो तड़प कर इसकी तरफ मुड़कर देखा था। वो भला कब अपनी ज़िंदगी को छोड़कर जा सकता था, इसकी सांसें ना बंद हो जाए अगर वो उसे छोड़कर ही जाए तो।
चेंज करने जा रहा हूँ, जब तक तुम वापस आओगी प्रॉमिस मैं यहीं पर तुम्हारे पास ही खड़ा रहूँगा। आरिश खानज़ादा ने नरम लहजे में उर्जिला खानज़ादी से कहा था, तो उसके चेहरे पर भी थोड़े से पुरसुकून तासुरात देखकर आरिश खानज़ादा भी पुरसुकून हुआ था। इसके बाद उर्जिला खानज़ादी वॉशरूम चेंज करने चली गई थी, तो दूसरी तरफ आरिश खानज़ादे भी भागकर अपने कमरे की तरफ गया था। उसे चेंज करना था। उर्जिला खानज़ादी के वॉशरूम निकलने से पहले ही उसे वापस से अपनी खानज़ादी के कमरे में जाना था। आरिश खानज़ादा तेज़ी से अपने कमरे में दाखिल और जल्दी से वार्डरोब से अपना रफ सा ट्राउज़र और शर्ट को निकालते चेंज करने चला गया था। नहाकर चेंज करने के बाद बिना बालों को बनाए वो उर्जिला खानज़ादी के कमरे में वापस आ गया था। उर्जिला अभी तक चेंज करके नहीं निकली थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी, तो आरिश खानज़ादा पुरसुकून हुआ कि जब वो निकलेगी उसे अपने पास देखकर वो डरेगी नहीं। आरिश खानज़ादा दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि इसकी तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पांस तो उसे मिल रहा था। आरिश खानज़ादा इससे माफ़ी भी मांगेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि इसके कदमों में बैठकर वो माफ़ी मांगे। वो तो उसे बहुत स्पेशल तरीके से माफ़ी मांगना चाहता था। वो घर में ही नहीं, वो उसे कहीं और सरप्राइज़ प्लान करके लेकर जाना चाहता था और फिर इधर ही माफ़ी मांगने का इरादा भी रखता था। अभी वो मज़ीद कुछ सोच पाता कि वॉशरूम का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुला था और उर्जिला खानज़ादी बाहर आई थी, बेबी पिंक कलर के नाइट सूट में। वो इस वक्त खुद ही बच्ची लग रही थी। बाल गीले थे, लेकिन उन्हें टॉवल में लपेट रखा था। आरिश खानज़ादा ने उसे हाथ से पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बिठाया और साथ ही ड्रायर की मदद से इसके बालों को सुखाने लगा। टॉवल भी वो उतार चुका था। उर्जिला खानज़ादी यकटक उसे मिरर में देख रही थी। इसका और अपना अक्स इस वक्त उर्जिला खानज़ादी को इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि वो नज़रें ही नीचे कर गई थी। उर्जिला खानज़ादी अब गहरी सोचों में गुम हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि क्या कोई इसका भी इसका तो ख्याल रखता था। आज तो आरिश खानज़ादा का एक अलग ही रूप इसके सामने आश्कार हुआ था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आरिश खानज़ादा जिसने उसे इसकी माँ के सामने थप्पड़ मारा था, वो इस कदर केयरिंग भी हो सकता है। उसे यह नया नया एहसास अच्छा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी मोरे के बाद कोई इसके लिए इतना फ़िक्रमंद, इतना केयरिंग हो सकता है। लेकिन आरिश खानज़ादा को इस कदर अपने लिए फ़िक्रमंद और केयरिंग होता देखकर उर्जिला खानज़ादी भी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद अभी भी कोई है जो इसका ख्याल रख सकता है, इसकी मोरे के बाद भी। आ जाओ, तुम्हारे बाल सूख गए हैं, तुम सो जाओ। इसके बालों को अच्छा खासा सुखाने के बाद आरिश खानज़ादा ने उर्जिला की तरफ देखते हुए कहा, तो उर्जिला भी इस बात में सर हिलाकर उठी और बेड की तरफ जाकर लेटकर अपने ऊपर कंफर्टर को दुरुस्त कर गई थी। उसे नहायत ही सर्दी लग रही थी, क्योंकि सवात का मौसम इस वक्त खासा ठंडा हुआ पड़ा था और ऊपर से कमरे में एसी भी फुल स्पीड में ऑन था। आरिश खानज़ादा ने टेबल पर से एसी का रिमोट उठाकर एसी को बंद किया और फिर लाइट्स ऑफ करते हुए इसने साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया और खुद जाकर सोफे पर बैठकर उर्जिला के सोने का इंतज़ार करने लगा। वो डर कर इसके पास बेड पर नहीं बैठा था कि कहीं उसे बुरा न लग जाए और कहीं वो ऐसा ना समझ बैठे कि आरिश खानज़ादा जानबूझकर इसके करीब आए जा रहा था। अब वो अपने मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहा था। उर्जिला उसे ही देख रही थी। उर्जिला के सर में भी शदीद दर्द शुरू हो चुका था। स्विमिंग पूल का पानी भी अच्छा खासा ठंडा था। इसके बाद कमरे में आकर इसने गर्म पानी से ही शावर लिया था, लेकिन इसके बाद भी अभी उसे सर्दी लग रही थी। इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और इसके सर में भी शदीद दर्द होना शुरू हो गया था। ऊपर से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे गुजरने को आए थे। उर्जिला खानज़ादी करवट पे करवट ली, इधर से उधर बेचैनी से बेड पर स्क्रॉल हो रही थी, लेकिन मजाल थी कि उसे नींद आ जाए। सर का दर्द भी अब मज़ीद बढ़ना शुरू हो गया था। इस सर के दर्द से तो पिछले 2 सालों से वो तंग आ गई थी और न जाने इसके सर में क्या मसला हो जाता था। एक बार दर्द होता तो फिर ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था। इसने शदीद बेचैनी में आरिश खानज़ादा की तरफ देखा, तो अभी भी बज़ाहिर मोबाइल में ही मसरूफ़ था। आरिश खानज़ादा ने इसकी नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस की तो चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो तो पहले ही इसकी तरफ मुतवज्जा था, बस उसे दिखाने के लिए बज़ाहिर वो मोबाइल पर अपनी नज़रें गाड़े हुआ था। लेकिन आज जब वो इसकी तरफ देख रही थी तो आरिश खानज़ादा का चौंकना तो बनता था ना। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? आरिश खानज़ादा ने उर्जिला की तरफ देखते हुए पूछा, तो उर्जिला ने लेटे लेटे नफ़ी में सर हिलाया था। सर में दर्द हो रहा है क्या, जो आंखें सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी? आरिश खानज़ादा ने एक और सवाल पूछा और दूसरी तरफ उर्जिला ने दोबारा से लेटे लेटे ही हाँ में सर हिलाया था। आरिश खानज़ादा जल्दी से इसके पास उठकर गया और बेड पर बैठा था। साथ ही उसे अपना सर अपनी गोद में रखने के लिए कहा था और उर्जिला खानज़ादी भी अपना सर इसकी गोद में रख चुकी थी। आरिश खानज़ादा ने अपनी गोद में इसका सर देखा तो उसकी रूह में सुकून सरायत कर गई थी। आरिश खानज़ादा धीरे धीरे से इसका सर दबाते इस पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक रहा था, ताकि वो सो जाए और साथ इसके सर का दर्द भी ठीक हो जाए। आरिश खानज़ादा बुलंद आवाज़ में कुरानी आयात पढ़कर उर्जिला पर फूंक रहा था कि इसकी बेचैनी कम हो, उसे नींद भी आ जाए और इसके सर का दर्द भी ठीक हो जाए।
और उसकी बुलंद आवाज़ में पढ़े जाने वाली कुरानी आयत को सुनते सुकून से अपनी आंखें मूंद गई थी। अब ना जाने क्यों आरिश की गोद में उसे इतना सुकून मिला था कि इसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं। आरिश के गर्म हाथों का लम्स अपने सर पर महसूस करते भी उर्जला खानजादी अपने सर के दर्द में कमी वाक़ई तौर पर महसूस कर सकती थी। और ये शायद 2 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि उर्जला खानजादी नींद की गोलियां खाए बगैर ही आरिश की गोद में पुरसुकून होकर सो गई थी। आरिश खानज़ादा लैंप की पीली पीली सी रोशनी बहुत गौर से इसके चेहरे के नकूश को देख रहा था, जिसमें मासूमियत ही मासूमियत थी और इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितना वो बाहर से बनने की कोशिश करती थी। इसके कंधे पर इसकी बहन की जिम्मेदारी आ गई थी और इसकी अच्छी तरबियत की जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए उर्जला खुद को बहुत ही स्ट्रांग शो करवाती थी बाहर से लोगों के सामने, लेकिन अंदर से वो किस कदर टूटी हुई थी ये बात आरिश खानज़ादा के अलावा कोई भी नहीं जानता था। आरिश खानज़ादा धीरे से अपने अंगूठे से इसकी घनी मुड़ी हुई पलकों को छू रहा था। इसने बहुत ही बड़ी ज़्यादती की थी, वो भी उर्जला के साथ। पहले वो खुद को तो माफ़ कर देता जिस पर इसने इतनी जुल्म इतनी ज़्यादतियाँ की थी, इसके बाद ही उर्जला से माफ़ी मांगने का इरादा किए हुए था। इसने अपने इश्क के साथ बहुत ही बुरा किया था और ये बात बुरा करने के बाद उसे महसूस हुई थी। आज उसे पता चला कि उर्जला के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता, और जिस कदर वो आज इसके करीब इसकी गोद में पुरसुकून नन्हे से बच्चे की तरह सुकून से सो गई थी। आरिश खानज़ादा को लगा कि वो अब शायद मरने के बाद ही औरला से पुरसुकून हो सकता है, जब इसके जिस्म में सांस बाकी नहीं रहेगी, वरना तो मौत से पहले तो उसे कोई भी औरला से जुदा नहीं कर सकता। अब गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते इसने बेड की पुश से टेक लगाई और औरला के नरम सिल्क की बालों में आहिस्ता आहिस्ता से अपना हाथ बहने लगा और साथ ही इसके बालों से नामहसूस अंदाज में खेल रहा था, ताकि वो उठे ना और वो पुरसुकून भी हो। आयुष खानज़ादा अब गहरी सोचों में गुम था। उसे आगे क्या करना था वो सब सोच चुका था। अब तो चाह कर भी वो उर्जला खानज़ादी को खुद से दूर कर बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वो हमेशा ही उसे अपनी बाहों में छुपाकर दुनिया के सर्द हवाओं के थपेड़ों से उसे अपने नरम बाजू में छुपा कर रखना चाहता था। आरिश खानज़ादा हंस हंस इसके माथे और लबों को देख रहा था। उसे छूने की हसरत वो अपने दिल में ही दबाए बैठा था, और ना ही इस वक्त इसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि उसके पास ही लेटे और उसे अपने सीने में बीच कर वो भी पुरसुकून नींद हो जाए बिला वजह। भला वो भी पिछले 2 सालों से कब सुकून से सोया था। वो भी तो इसी तरह सुकून बे हमेशा ही बेचैनी से सारी रात करवट पे करवट लिए गुजार लेता था। आरिश खानज़ादे के सायरा जैसे आंखों में ही कटने वाली थी, और उर्जला को देखकर ही आज पहली बार वो उसे इस कदर नज़दीकी से देख रहा था। जब भी वो रात में इसके कमरे में उसे आते देखता तो एक फासला बनाकर उसे बैठ कर देखता, लेकिन आज इन दोनों के बीच फासले ख़त्म हो गए थे और इसकी गोद में सर रखे हुए थी और वो उसे बासानी देख सकता था। तो मेरे प्यारे रज़, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें, और प्लीज़ जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब तो कंप्लीट करवा दें। वीडियो देखते हैं, व्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं मेरे लिए कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके आती हूँ, तो कम से कम एक सब्सक्राइब ही दे दिया करें आप। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बनाती रहूँ इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।